बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद खैर। मैं उसामा जाहिद हूँ और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तज्ज़ियाकार असद खल साहब। असद खल साहब, पहले आपको मुबारक हो। खल साहब हाल ही में उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस पहुँचे हैं। बहुत ही मुबारक सफ़र रहा। इस पर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कैसा सफ़र रहा इनका। शुरू में बात करने कुछ अहम तरीन आज के दिन के हवाले से अहम तरीन ख़बरें हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में। अहम तरीन मौजू रहा इस वक्त बानी चेयरमैन PTI की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। इसके अलावा नून लीग जो है आखिरकार उसने अपने नामों का फ़ैसला कर लिया है। खल साहब वतन वापस पहुँचे हैं तो ये भी खबर आ गई है कि जुमेरात को जो है नून लीग जो है अपने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल कर देगी। खल साहब, आखिरकार मुस्लिम लीग नून जो है उसने फ़ैसला कर लिया है कि अपने कैंडिडेट्स को सामने लेके आएगी। जुमेरात को नाम सामने लाए जाएंगे। क्या समझते हैं कि नून लीग के अंदर भी वो फटा पड़ जाएगा, जिस तरह से हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स जो लीडरान है वो नाराज़ नज़र आए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जिस तरह आपने बताया कि जुमेरात यानी अभी 11 जनवरी को ये खबर है कि वो फाइनल कर लेगी। अच्छा, एक तो इसमें एडवांस आपको मैं बता देता हूँ कि चंद ऐसे हलके होंगे जहाँ पे नून लीग अपने उम्मीदवार जो उनके बकायदा सबको पता होगा, लेकिन वो उनको टिकट नहीं देगी। सही है। उसकी वजह यह है कि ज़मीनी हकायक उन हलकों के ऐसे हैं कि वहाँ पर उन उम्मीदवारों ने हाथ जोड़ दिए नून लीग की सीनियर क़यादत को कि जनाब हमें आप नून लीग का टिकट ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि आपका टिकट हमारे लिए खतरा 440 वोट कहीं ना बन जाए और हमारी ये सीट भी जाती ना रहे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि आपकी जो कायदीन है नून लीग के, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा या हमजा शहबाज, इनकी तस्वीर भी पोस्टर में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही हम पार्टी का कोई स्लोगन या नारा वो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये मामला भी, जो एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी जो टिकट है वो बड़े एक एक हल्के से 10-10 लोग उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदारा हमें टिकट ना दीजिएगा, क्योंकि आपका टिकट हमारे लिए खतरा 440 वोट बनता नजर आ रहा है। तो एक तो ये एक नई आपको इसमें डेवलपमेंट जो है सामने आएगी, और ख़ास तौर पर ऐसी जो हलके हैं उनका ज़्यादातर जो हलकों का तल्लुक जो है साउथ पंजाब से होगा। और साउथ पंजाब में अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो वो सरगोदा डिवीज़न जैसे बकर, खुशाब या मियाँ वाले, इस तरह के और जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर जो है साउथ पंजाब के और इलाके जो है वहाँ पे भी इस तरह की सूरत हाल सामने आ सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये जो है कि अगर जो सर्वेज हैं, सर्वेज का पोल भी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया। एक तरफ तो नून लीग जो है वो सर्वेज जो है उससे खौफजदा भी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी सर्विस से खौफजदा था, और उस वजह से उसने एक बकायदा अब तो दोबारा इजाज़त दे दी, हुक्मनामा भी जारी किया, और इजाज़त के बाद जो है वो कई पैराशूटर जो है वो सर्वे जो है करने के लिए मैदान में उतरे हैं, और वो प्लांटेड सर्वेज जो है उनकी वीडियोस जो है ऑडियोज वो लीक हो रही हैं, और उसके अंदर ये साफ पता पाकिस्तान के कुछ मायानाज एंकर्स की वीडियोस भी मंजर-ए-आम पे है ना, मंजर-ए-आम पर आई हैं, और उसमें ये बकायदा वो जो वीडियोस है वही अहवाल बता रही हैं कि लोग इकट्ठे ज्यादा कर लें ताकि एक अच्छा उसमें जेस्चर जाए, इंप्रेशन अच्छा जाए। तो अब अंदाजा लगा लें कि वैसे इस तरह की जो सहाफत है जो हम देख रहे हैं, जिसने बाकायदा तौर पे मौजूदा सिचुएशन में, एक तो पॉलिटिकल सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि एक पहले हम बड़ा फुकदान का शिकार है, हम शशोपंज का शिकार है, फिर इस तरह की गैर जानिबदार जो है वो सहाफत को छोड़ के एक प्लांटेड इंटरव्यूज करना, इस तरह की चीज़ें ग्राउंड से उठाना, ये कैसा है? इस तरह के एक जो नुमाइशी या एक फरमाइशी जो सर्वे हैं और एक स्टेज और प्लांटेड जो सर्वे हैं, इससे आप क्या इन सर्वेज की बुनियाद पर उस हल्के के अंदर जो उम्मीदवार है उसको वोट मिल पाएंगे? क्या इस सर्वे की बुनियाद जो है ये नताइज का आकाश होगी? ये सवाल है। जो 8 फरवरी के जो नताइज होंगे, क्या इस तरह के जाली सर्वे जो हैं, क्या वो इस सर्वे जो है इसकी बुनियाद पर उस उम्मीदवार को कामयाब ये सर्वे करार पा सकेंगे, ये करार दिलवा सकेंगे? तो मामला ये है कि ये चीज़ अब इस हद तक हमारी साफत भी गिर चुकी है माजरत के साथ, कि इस तरह के जो सर्वेज हैं उसका सहारा लेना पड़ रहा है एक सियासी जमात को जो कि दावेदार है चौथी मरतबा वजारत उज़्मा की और इक़्तिदार में आने की, और दूसरी जानब ऐसे जर्नलिस्ट है जो कि वो उस जमात के इस बयानिए को या इस दावे को
अब वो हर सूरत में सच साबित करने के लिए तुले हुए हैं और इस वजह से उनको जाली और प्लांटेड जो है सर्वेज उनका सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि चले सियासतदान या सियासी पार्टियां वो दावे करती हैं, वो इस तरह के उनका हक हासिल है, हर पार्टी जो है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नज़र आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सहाफ़त के हवाले से जो एंकर्स है या हमारे जो मीडिया पर्सन है, यूट्यूबर्स हैं या जो मेन स्ट्रीम मीडिया से वाबस्ता है, अगर वो उनके इस बयानिए या दावे को सच साबित करने के लिए झूठ का सहारा लें और प्लांटेड और जाली सर्वे जो है उनका इनेकाद करके वो आवाम को अगर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश वैसे करें, एक बात और तो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं ना जी, नतीजा नहीं निकलेगा, नतीजा यही निकलेगा कि उल्टा वो बाउंस बैक होगा और उसका ज्यादा उस साफी की भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पहले ही ऐसे हैं और मजीद भी उठेंगे। और दूसरी यही बात मैं आगे लेके बढ़ना चाह रहा हूँ, जिस तरह से आपने बात की क्रेडिबिलिटी जो है वो, लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, भांडा फूट जाता है, हम जितना भी उसको छुपा लेंगे, जैसे कि आज की वीडियोस ने साबित कर दिया, प्लांटेड इंटरव्यू को सारा कच्चा छटा सामने आ गया, आवाम का एतबार पहले मीडिया पर पूरा नहीं है, अब इस तरह की वीडियोस के बाद तो हकीकत से बहुत दूर हो जाएंगे। यही वो वजह है कि जिस वजह से आज अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, अगर लोग उससे दूर हो रहे हैं, उसकी व्यूवरशिप बदस्तूर कम हो रही है, उसके ऐड कम हो रहे हैं, उसको लोग देखना कम हो रहे हैं और उसकी जगह पे लोग मुतबादल के तौर पर यूट्यूबर्स को सुनते हैं, ट्विटर्स जो है वहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग जो है एक ख़बरों का बेहतरीन सोर्स जो है उसको बतौर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह ट्विटर स्पेसेस जो है वहाँ पे लोग जो आके मुख्तलिफ कीमती अपनी राय देते हैं और इसी तरीके से मुख्तलिफ जो प्लेटफार्म है सोशल मीडिया के वहाँ पे उनको लोग प्रेफर कर रहे हैं। इसके के एक मेन स्ट्रीम मीडिया जो है जिस तरह पहले उसकी व्यूवरशिप होती थी और लोग उसके ऊपर एतबार भी करते थे, एतबार भी करते थे, ठीक है, और उसको देखते भी थे, और आज ये अगर ये फुकदान है तो इसकी बुनियादी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसके जिम्मेदार हम खुद मीडिया पर्सन है, मेन स्ट्रीम मीडिया से वाबस्ता, जो इस तरह की बोंगियां हरकतें करके हम जो है मजीद लोगों का एतबार जो है उस मेन स्ट्रीम मीडिया से उठा रहे हैं। ठीक है खल साहब, एक तो ये बात जो इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के लिए उसके लिए एक मुकम्मल एक सिस्टम को हाईजैक करने का जिस तरह से सिलसिला जारी है, एंकर्स भी इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ शख्सियात भी इस्तेमाल हो रही हैं। बिलावल भुट्टो की कल हमने एक बयान उस पर भी डिस्कशन की, लेकिन थोड़ा सा तफसीली गुफ्तगू करेंगे। उन्होंने कहा, उनके बयान को थोड़ा सा मैं खोल के रखूँगा जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एक सहाफ़ी के सवाल पर कि चौथी दफ़ा जिसको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है, अभी वो वज़ीर आज़म बने नहीं है, वज़ीर आज़म बन गए तो बहुत सारी चीज़ें आवाम के सामने ला के रखेंगे। वो बहुत सारी चीज़ों में खल साहब किसके लिए इशारा है? क्या ये ख़तरा जो वो मोल ले रहे हैं मियाँ साहब, तो इसका जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ फेस कर पाएंगे? देखिए, ये जो बात है बिलावल भुट्टो जरदारी की, वो बेसिकली मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब की बजाय उनको भी मौका दिया जाए और सब के लिए बराबर जो यकसा मौके हैं वो दिए जाएं। और अगर नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए तमाम तर इंतजाम और इकदाम किए जाते हैं तो फिर वो जो मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा ख्याल है उनको एक पैगाम दे रहे हैं, एक सॉफ्ट सा पैगाम दे रहे हैं और उनको बावर करा रहे हैं कि अगर आप रेस्ट्रेंड नहीं रहे, अगर आप बाज नहीं रहे और अगर आप इसी तरीके से चीज़ों को करेंगे तो कल को हम फिर एक्सपोज करेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी तक वो इंतज़ार में है कि उनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। और दूसरी जानब ये है कि अभी तक वो जारहाना या अग्रेसिव पॉलिसी पे नहीं आए और वो देख रहे हैं, वो कहते हैं तेल देखो और तेल की धार देखो, कि अगर तो उनके लिए कोई मुवाफ़क या मौजू अगर मौके बन जाते हैं तो फिर तो वो खामोशी इख्तियार करेंगे और इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। और अगर बिल्कुल ही पीपल्स पार्टी दीवार से लग जाती है और वफाक के साथ साथ उनका जो सिंध हुकूमत का ख्वाब है वो भी चकनाचूर होता है, तो फिर वो ये बयान ना भी दें तो कल को वो चीज़ें तो फिर करेंगे और वो रौला डालेंगे। ठीक है। और वो इन इंतखाबात को सबसे ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते या इन इंतखाबात के ऊपर सवाल उठाते, पीटीआई से भी अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं,
बिलावल भुट्टो जरदारी जो आपको पेश वहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है। कल साहब बानी चेयरमैन पीटीआई की आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की। एक तो फवाद चौधरी के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो बानी चेयरमैन उन्होंने फवाद चौधरी ने कहा कि मैं भी आप ही की तरह कुरान मजीद का जो है तर्जमा उसका मुताला कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुताला करना ज़रूरी नहीं है, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। एक तो ये बात की जो काफ़ी डिस्कस की जा रही है। दूसरा, आज उन्होंने एक बात की कि एक ऑफिस बॉय को वादा माफ गुआ के तौर पे उनके सामने लाया जा रहा है। क्या मैं अरबों रुपए की करप्शन एक ऑफिस बॉय से करवाऊंगा, ये अल्फाज थे उनके। तो क्या समझते हैं तोशाखाना केस कितना भारी साबित हो सकता है बानी चेयरमैन के लिए? अच्छा, एक तो मीडिया से मुलाकात हुई और जो मीडिया पर्सन थे वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ सबसे जो बड़ी खबर थी वो उनके पास नहीं आई। वहाँ पे अगर कोई ऐसा एक वाक़या हुआ है तो वो जवेद चौधरी जो है उनके पास वो खबर पहुँच गई और उन्होंने खबर वो दी है और उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आज अदालती कार्रवाई के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई रो पड़े और बाकायदा उनको टिशू दिए गए। उन्होंने मेरा ख्याल तादाद गालबन बताना भूल गए कितने टिशू उन्होंने इस्तेमाल किए और कितने उनके आंसू गिरे। ये 2-3 चीज़ें जो मज़ीद अहम जो स्टोरी के अंदर है वो शामिल नहीं कर सके। अगले शायद व्लॉग वो भी बता देंगे और साथ प्रेजेंटेशन भी जिस तरह वो करते हैं, वो टिक टिक वाली और 2-3 उनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई। तो इसमें मेरा ख्याल है वो मंजर कशी थोड़ी सी उनकी बताना, वरना वो ग्लैसरीन लगा के आंसू खुद भी गिराते कि ऐसे वो रोए और फिर इस तरह उनको टिशू पकड़ाया गया। तो सहाफत पाकिस्तान में सर्वे से लेकर इस तरह की रिपोर्टिंग जो है माशाल्लाह बड़ी बुलंदियों पर। नहीं, हम तो उनके लिए दुआ गो हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात भी जो है लेकर मार्केट में आ रहे हैं। उनका कारोबार अल्लाह उसमें बरकत डाले चौधरी साहब की। और जैसे खल साहब ने बात की वो तादाद बताना भूल गए हैं टिश्यूज़ की, और शायद वक्त भी बता देते, जगह भी बता देते, शायद तयन कर देते, वो भूल गए काफ़ी चीज़ें। कल साहब बानी चेयरमैन, इससे पहले उनका एक कॉलम जो है इंटरनेशनल मीडिया की ज़िन्नत बना और मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मैं उनको ख़त लिखूंगा इदारे को और अफसोस का इजहार करूंगा। तो बानी चेयरमैन ने कहा कि बहुत जल्द उनकी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आने वाली है। तो अब ये क्या ख़तरा होगा और किस तरह से होगा? क्या अब जो पेजेस आर पार जाते हैं वो क्लास से, उसकी भी जांच पड़ताल हो जाएगी? क्या कहते हैं? देखिए, मामला ये होता है कि जो इस तरह के जो प्रिजनर होते हैं, कैदी होते हैं, उस हवाले से जारी बात है आम कैदियों से हटकर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से इकदाम होते हैं और कई उसके अंदर जो है इदारे इन्वॉल्व होते हैं। कसम एक ऐड भी चीज़ कर दूं इसमें, मज़हर बरलास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर रद्द-ए-अमल दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं खुद जो जिस वक्त ये असीर थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ की जो बयानात हैं ला के उसमें डेंटिंग पेंटिंग करके ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि उनको मैं उनमें तस्दीक करके मैं उनको शाया करता रहा हूँ। तो किसी इस तरह के सियासी लीडर का बयान बायन आना कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है? क्या कहते हैं? जब ये 99 का वाक़या हुआ 12 अक्टूबर का, तो उस वक़्त तो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप थी और उस वक़्त नवाज शरीफ का इंटरव्यू करना और वो इंटरव्यू पब्लिश होना या उसको ऑन एयर करना, उस वक़्त चूँकि चैनल तो थे नहीं पीटीवी के अलावा, तो वो एक बहुत बड़ा यानी सिक्योरिटी लैब्स था। तो मैंने बड़ा डिटेल से नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया लांडी जेल से, कराची से, और वो पाकिस्तान की डेली रोज़नामा पाकिस्तान की लीड स्टोरी बना और बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने उसको हाईलाइट किया और उसके अंदर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए उन्होंने पाक फौज की आला क़यादत पर कि किस तरीके से उनको इक़्तिदार से निकाला गया और किस किस तरह साजिशें की गई उनके खिलाफ। तो बड़ा एक तवील एक इंटरव्यू था। तो उस हवाले से जब इंटरव्यू मैंने किया तो उसके ऊपर मुझे भी बहुत ज़्यादा दबाव का भी सामना रहा। बहुत सारे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया कि किसी तरीके से भी मैं अपना सोर्स बता दूं कि ये इंटरव्यू मैंने इस हालात में इतनी सख्त सिक्योरिटी में कैसे पॉसिबल हुआ और इतना तफसील से एक एक चीज़ जो है उसके अंदर डे टू डेट और इवेंट टू इवेंट और सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जो है वो किस तरीके से ये सारी आप निकाल लें। तो बहरहाल साफ़ी तो कभी सोर्स नहीं बताता, लेकिन मामला ये है कि ये इंटरव्यूज़ जिस तरह ये ख़त लिखना, इसके बाद आपने कहा कि वीडियो उनकी जो है वो भी लीक हो सकती है, तो ये कोई भी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देखिए, कोई भी जो है बंदा होता है किसी भी स्टेज पर वो कंप्रोमाइज़ हो सकता है
और उसके जो है अब जिस तरीके से उस इंटरव्यू ने एक इम्पैक्ट उसका आया है और उसके हवाले से हुकूमत जो मौजूदा जो हुकूमती मशीनरी है उसको जिस तरीके से उसको यानी इधर आप बार बार उसको शेयर कर रहे हैं, बार बार शेयर कर, आज फिर दोबारा शेयर कर दिया। हाँ जी, जाहिर बात है, वो तो एक छेड़ बना लिया ना उन्होंने। तो अब मामला ये है कि अगर इस तरह की स्पीच आ जाती है तो और वो जलती पे तेल का काम करेगी। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो है ये तो देखें किसी के ऊपर भी ये चीज़ें छुप नहीं सकती, ये चीज़ें बाहर आ ही जाती हैं। देखें इन कैमरा प्रोसीडिंग भी हो रही है, जेल के अंदर भी ट्रायल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बानी चेयरमैन पीटीआई के बयानात मुसलसल आए रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो पब्लिक के सामने आ जाते हैं, उनके वकला के थ्रू, मीडिया के नुमाइंदे जो वहाँ पे मौजूद थे उनके थ्रू, या और मुख्तलिफ ज़राए से वो चीज़ें बाहर आती रहती हैं। और ये चीज़ें जो है ये हर दौर के अंदर ये चीज़ें होती रही हैं। इनको 100% ये इंश्योर करना कि ये लीकेजेस जो है ये बंद हो जाए 100%, ये इम्पॉसिबल है। सख्ती की जा सकती है, इसके अंदर कमी की जा सकती है, लेकिन इसको ये कहना कि बिल्कुल 100% जनाब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कोई और भी जो दीगर ममालिक है वहाँ पे भी ये चीज़ें इस तरह की लीक हो जाती हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट जब लीक हो जाते हैं तो ये तो फिर भी कई लोग जो है वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं से ये सीना पसीना भी बार दफ़ा चीज़ें बाहर आ जाती हैं। ठीक है, खल साहब वापस आते हैं, हम इसी पर बात करते हैं। हमें यहाँ पे तो छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेते छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह से बात जारी थी, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। फैज़ाबाद धरना केस, फैज़ाबाद को लेकर काफ़ी डिस्कस किया गया। जब इसका तज़किरा होता है तरीक़े लबैक रहनुमा कहते हैं हमें क्यों नहीं बुलाया जाता, तो अब फिर फैज़ाबाद धरना केस में तरीक़े लबैक के अहम रहनुमाओं को नोटिस जारी कर दिए गए। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूँ फैज़ाबाद धरने के हवाले से। एक बड़ी खबर मेरे पास मौजूद है। साबिक जर्नैल के बेटे ने फैज़ाबाद धरने केस की मद में 4 करोड़ रुपए एक आम शख्सियत से इंछा है। अगर मुझे बुलाया जाए तो आम तरीन सबूत उसको हम उनको दे सकते हैं और इसके जो ऐनी शाहिद हैं वो भी आपको दे सकते हैं। तो बाद में जब इसकी मीटिंग हुई तरीक़े लबैक के आम रहनुमा और ज़राए के मुताबिक के साथ रिजवी भी वहाँ पे मौजूद थे, तो उनसे पूछा गया कि आपको हमने 4 करोड़ रुपए दिया है इस धरना को ख़त्म करने के लिए, इसको हटाने के लिए। उन्होंने कहा कि कौन से 4 करोड़ रुपए किसको आपने दिए हैं। तो असल में जलते तंदूर के अंदर हर किसी ने रोटी लगाने की कोशिश की है। अब फैज़ाबाद धरना केस जो है उसको दोबारा खोला गया है और उसमें तरीक़े लबैक के अहम रहनुमाओं को, पंजाब के कुछ अहम रहनुमाओं को दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए। कल साहब, फैज़ाबाद धरना केस की क्या सिचुएशन है, क्या वजूहात हैं? फैज़ाबाद धरने को डिस्कस किया जाता है, बड़ा मसला क्रिएट किया जाता है। देखिए, इससे कहते हैं ना, खोदा पार निकला, चूहा वाला हिसाब इससे निकलेगा। निकलना कुछ नहीं है, हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब तक की जो पेशरफ्त हुई है सामने, मुझे बता दें इसमें क्या आउटकम निकला है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला उस वक्त के एहसन इकबाल का बयान आ गया रिकॉर्ड पे, और उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म का बयान आ गया, जनरल रिटायर्ड जो फैज़ हमीद है उनका बयान आ गया, और भी इस तरह के दीगर जो अहम उस हवाले से स्टेक होल्डर्स थे उनके बयान आ चुके हैं। अच्छा, उसके मुताबिक जो हुकूमत है, वफाकी वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमारी इजाज़त से और हमारे कहने के मुताबिक जो है डीजीसी उस वक्त के जो मेजर जनरल उस वक्त थे, जो बाद में लेफ्ट जनरल रिटायर्ड और DGIS भी थे, जनरल फैज़ हमीद जो है उन्होंने दस्तखत की। तो अब मामला इसमें ना तो कोई मिसकंडक्ट है, और दूसरी बात यह है कि जब पुलिस अफसरान के बयान लिए गए तो उन्होंने भी कहा कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था। इस तरह जनरल फैज़ हमीद ने भी कहा कि हमें हुकूमत ने कहा कि आप एज ए ग्रंटर इसके ऊपर साइन कर दें, तो हमने साइन कर दिए। तो मामला ये है कि ये जो चीज़ है इससे कुछ भी नहीं निकलेगा सिवाय ये कि हेडलाइन। लेकिन लगता नहीं है किसी एक शख्स को, शख्सियत को या मखसूस तरीके से फंसाने की कोशिश के लिए फैज़ाबाद को दोबारा खोला गया, क्या कहें? देखिए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका नतीजा ये आप समझते हैं अगर निकल आएगा कि इसमें बहुत सारे लोगों को जज़ाएं सज़ाएं जो है उसका अमल होगा। वो पॉसिबल तब होता जब उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर दाखिला इस चीज़ को डिसऑन करते, ठीक है, और वो कहते जनाब धरना हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था, धरना लाया गया था, उस वक्त के इदारे उसमें मुलव्वस थे, हुकूमत को ब्लैकमेल करने के अंदर उनकी पुष्ट बनाई थी, और वो अपनी मर्जी से उन्होंने दस्तखत किए या कराए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था,
और ये हुकूमत के खिलाफ साजिश में हमारे इदारे जो है वो भी मुलव्वस थे धरने वालों के साथ। अब जब हुकूमत ही उसको ऑनरशिप ले रही है तो उसके बाद फिर एक्शन वाला तो सवाल ही खत्म हो जाता है ना। ये भी एक है। लेकिन हाँ। कल साहब थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। साद रिजवी साहब ने तमाम मजहबी सियासी जमातें जो हैं उनको इत्तेहाद की दावत दे दी है। हम पहले इसको 12 डिस्कस कर चुके थे, कभी सिराजुल गए हैं, कभी फलाना ने डिस्कस किया। अब उन्होंने कहा हमारा तमाम मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद है, लेकिन ये मकामी सतह पे होगा, ज़िला की बॉडी जो इसको डिस्कस करेगी। और अगर हमारा एमपी है तो एमएनए उनका आ जाए, अगर हमारा एमएन है तो एमपीए उनका आ जाए। मरकज़ इस हवाले से कोई भी जो है उनके लिए कोई हदबंदी नहीं करेगा। ये फैसला कितना कारगर साबित हो सकता है ग्राउंड पे? देखिए, मजहबी जमातें जो पाकिस्तान के अंदर है उनके अंदर बहुत ज़्यादा तसब पाया जाता है, और जिस तरह सियासी जमातों के अंदर पोलराइजेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, उसी तरीके से मजहबी जो जमातें हैं उनके अंदर भी वो मकतबा फ़िक्र जो डिफरेंट है, वो दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कन्विंस होना तो बड़ी दूर की बात है, वो बात स्टार्ट उनके सामने नहीं कर सकते हैं। अपना नुक्ता नज़र जो है आप मुखालिफ उनके यानी नुक्ता नज़र जो है दूसरा नुक्ता नज़र वो पेश ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर को बहुत ज़्यादा को बड़ा जो है इसके अंदर को ब्रेक थ्रू आ जाएगा या बहुत सारे हलकों के अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट हो जाएगी। ये उनकी ख्वाहिश है, लेकिन इसका जो आउटकम है वो मुझे निकलता नहीं नज़र आ रहा। लेकिन एक तरफ ये इत्तेहाद है और दूसरी तरफ आप बता रहे थे वक्फे में बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोई पेशकश कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें कुछ। हाँ, वो भी इसको लेकर डिस्कस कर लें। कल साहब यहाँ पे हमारे पास एक शॉट मौजूद है। बिलावल साहब ने काशिफ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया। काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि आप बानी चेयरमैन से जाकर बात करेंगे, तो बिलावल ने कहा मैं क्यों जाऊँ। वो कहते हैं मैं चेयरों से बात नहीं करता। खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं फिर दोबारा इस पर बात करते हैं। पर लेकिन अगर आप उनके पास जाए मुलाकात हो जाए और मैं क्यों तो ये दिस विल बी कहता था कि मैं तो चोरों से नहीं मिलता हूँ। वो शायद ना ही मिले, पता नहीं। मैं तो चोरों से नहीं मिलता हूँ, मैं तो इनसे नहीं मिलता, वो उनसे नहीं मिलता, तो वो कल साहब आपने सुनी बात। वो कहते हैं कि जी मैं क्यों जाऊं। वो कहता है चोरों से बात नहीं कर रही, मैं चोरों से नहीं मिलता। क्या कहेंगे? यहाँ तो ऐसे नहीं लगता खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने लिए। देखिए, इसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दो चीज़ें जो है उसकी निशानदेही कर रहे हैं या हमें समझ आ रही है जो। एक तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक ख्वाहिश का इजहार है कि वो बानी चेयरमैन पीटीआई से मिलना चाहते हैं, या मिलने की ख्वाहिश का एक इजहार इसके अंदर मख्फी है। दूसरी जानब जो है वो इस पतली गली से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जी हम तो तैयार हैं, चूँकि वो कहते हैं कि हम चोरों से बात नहीं करेंगे, तो इसलिए फिर ये बात नहीं हो सकती। तो मामला ये है कि अपनी तरफ से अब बॉल जो है उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई की कोर्ट में डाल दी है कि वो अगर कहें कि ठीक है जी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है अगर मिलना चाहते हैं या वो डायलॉग करना चाहते हैं या पैगाम रसानी का मामला है, तो वो इसके लिए तैयार है। बेसिकली वो एक उन्होंने एक फीलर छोड़ा है और वो टेस्टर लगाया है। अब देखते ये है कि इसके बाद बानी चेयरमैन पीटीआई की जानब से उनके चेयरमैन या दीगर तर्जमानों की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आता है, और उसके बाद ये डिटरमिन हो सकेगा। फर्ज-ए-मान उनका रद्द-ए-अमल आ जाता है कि ठीक है जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उनसे मिलने के लिए वो तैयार हैं, तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको जेल में मिलने जाएंगे या अपना वफद भेजेंगे या कोई इस तरह की और पैगाम रसानी का कोई सिलसिला जो है वो ये हो पाएगा। तो ये मामला जो है ये अब डिपेंड करता है कि इसका आगे रिस्पॉन्स क्या आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तरफ से एक जो पत्ता खेला है, अब उस पत्ते का जो जवाब क्या आता है इसके ऊपर मुनहसर है अगला फर्दर इसका लाया अमल। तो बहरहाल फिलहाल तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना इसके अंदर बईन जो है वो चीज़ अपनी एक माइंड भी दे दी है और साथ वो बीच में से निकलने लेकिन की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, यकीनी तौर पे उन्हें सियासत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। बड़ी जितनी भी उनकी कॉन्फिडेंट सियासत है उसमें काफ़ी जिक्र किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिलावल साहब अभी अनमेच्योर हैं, उन्हें उनकी अनमेच्योरिटी जो है ख़त्म होने के लिए टाइम चाहिए, सीखने के लिए वक्त चाहिए। तो इस तरह के बयानात जो हैं उसे सीरियस लिया जा सकता है। देखिए, कई दफ़ा इनके बयानात और आसिफ जरदारी साहब के बयानात के अंदर जो है काफ़ी उसको हवा देने की कोशिश की गई और उसको बुनियाद बनाकर ये भी बातें तक की गई कि ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गया है और बिलावल भुट्टो जरदारी नाराज़ हो गए और दुबई चले गए और ये हो गया और वो हो गया, और जरदारी साहब जो आसफा को लॉन्च कर देंगे और बिलावल को धमकी और
PPP और उसके बाद 4P वाला जो मामला है वो भी सामने आया। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे कि सारी कई अशरों से हम ये सुन रहे हैं या बातें की जा रही हैं कि जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब जो है वो उनके अंदर इख्तलाफात या धड़ों की बात होती है। तो ऐसे ही है कि जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। सही है। ये आप अगर कोई खुशफहमी का शिकार है कि बिलावल भुट्टो है, उनका बयानिया आसिफ जरदारी के बयानी के बिल्कुल बरक्स हो सकता है, अमली तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़बानी बयानात की हद तक वो चीज़ें बाज़ दफ़ा कर देते हैं और उसका मकसद भी जो है लॉन्गर पर्सपेक्टिव में यही होता है कि पार्टी की जो कारकुन होते हैं या जो सपोर्टर वोटर होते हैं वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी से एक्सपेक्ट करते हैं कि एक एग्रेसिव जो टोन है या एक बयानिया है, एक नौजवान जो लीडर होता है, तो उस तरीके से बात सुनना चाहते हैं। तो जरदारी साहब जो है वो आपको पता है फिर वो बीच में आके ज़रा थोड़ा सा ठंडा बीच में कर देते हैं मामला और वो मफाहमत की तरफ चीज़ें लेके चलते हैं। ठीक तो है। ये चीज़ जो है ना ये इस तरीके से चलता रहेगा मामला, जिस तरह नवाज शहबाज के इख्तलाफात की खबरें हैं और ऐसे ही ये भी इस तरह के बयानात और ये आपस के अंदर इख्तलाफात की खबरें ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत से इनका दूर का भी तल्लुक नहीं। लेकिन खैल साहब, आसिफ अली जरदारी साहब बारहा कह चुके हैं कि तरीके इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातों से मैं एहतियात कर सकता हूँ, तरीके इंसाफ से जो है वो पींगे नहीं बढ़ाई जा सकती। बिलावल की ख्वाहिश है, इससे बारहा पहले भी जिक्र कर चुके हैं। फैसल करीम कुंडी वो भी जिक्र कर चुके हैं कि तरीके इंसाफ का और पीपल्स पार्टी का एक ही दुश्मन है, तो मिलकर उसे ज़ेर करना चाहिए। ये बयानात में तजाद फिर है क्यों दिखाया जाता है? देखिए, होता ये है कि आम एक यूनिवर्सल बात है कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। सही है। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर मद्दे मुकाबल जमात है, उनके इक़्तिदार में रास्ते में जो रुकावट है सबसे बड़ी वो है नून लीग। तो नून लीग जो है वो उसके PTI भी मुखालिफ है और पीपल्स पार्टी भी मुखालिफ है। तो मतलब मुश्तरका चूँकि दुश्मन एक है दोनों का, तो इसलिए ये चीज़ें दोस्ती हो जाती है। इसके अंदर फिर नज़रियात और असूल और ज़ाब्ते और ये अखलाकियात वो साइड पे चली जाती है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की सियासत और इंतखाबात के अंदर भी सब जो है जायज़ हो जाता है। और हमने देखा है कि माजी के हरीफ और आज के हलीफ और माजी के हलीफ और आज के हरीफ जो है ये हमें देखने को मिलती हैं मिसालें। बारहा इन मिसालों को देखा गया और वही पार्टियां जो इंतखाबात के आखिरी दिन तक एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान थी और उन्हीं जमातों को हमने एक ही जो है साफ में खड़े होते देखा और एक ही तनख्वाह पे काम करते देखा और इक़्तिदार के लिए दोनों जमातों को इकट्ठे हमने एक ही बेंचों पर बैठे भी देखा है। और इसका बार बार जो है मनाजर और मुजाहरा जो है इस पाकिस्तान में ख़ास तौर पर देखने में आया है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो है फ़िलहाल तो चूँकि कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, या एक और दो 11 वाला मामला है। तो पीपल्स पार्टी बेसिकली उनके पास वोट बैंक कम है, दिल उनका भी करता है कि हुकूमत में आए, नंबर्स नहीं है उनके पास। तो वाहिद तरीके इंसाफ के साथ इत्तेहाद तो सारी बात है फिर वो बी पार्टी बन जाए, जिस तरह के PDM हुकूमत में वो बने और नून लीग को वो एक्सेप्ट कर ले कि हम बी पार्टी हैं, उनकी बी टीम है, जिस तरह IPP ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस वो सारी अपनी सूरत-ए-हाल की में जंग के लिए वो एक दूसरी तरफ जो है वो भी एक तो कुछ लोगों को या हलकों को वो ये पैगाम भी देने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ भी कुछ अच्छा सलूक किया जाए ताकि हम किसी और तरफ ना देखने की ज़रूरत ही महसूस ना हमें हो। तो ये वो चीज़ें हैं बेसिकली जिनकी वजह से ये बयानात देने पड़ रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी। अब देखना ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो एक लाइन है उसको क्रॉस करते हैं। सब एक और बात, बानी चेयरमैन ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैंने मुखालफिन पर केसेस नहीं बनाए, जो केसेस थे वो पहले के बने हुए थे। बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर खेला उन्होंने। और दूसरी जानिब बल्ले के हसूल के लिए आज दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में खड़े हैं उनके वकला हजरात। और क्या ये मामला कुछ नरम होता दिखाई देता है बानी चेयरमैन को लेकर? क्या बल्ले का हसूल हो जाएगा? और कुछ खबरें हैं कि 15 जनवरी को शाम 7 बजे से पहले बानी चेयरमैन पहले बनी गाला फिर जमान पार्क में नजर आएंगे। कोई इस तरह की सूरत हाल नजर आती है? देखिए, मामला ये है, एक तो जिस तरह आपने बात की कि जो कि आगे मामला जिस तरह ये जा रहे हैं या जैसे बल्ले का इंतखाबी निशान की अगर बात की जाए
तो 15 जनवरी या बनी गाला या भल्ले का निशान वापस आने का, अभी तक तो इसके इम्कानात जो है को बहुत ज़्यादा रोशन नहीं है। लेकिन बाल कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन बात यह है कि जो इंतखाबी निशान ना मिलना, वापस लेना और उसके बाद मखसूस नशिस्तों का मामला मेरा गालबन वो जो है उनसे वो छिन गई हैं। वो जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर गई है पीटीआई। अब वो मखसूस नशिस्तों वाली मेरा ख्याल शायद लिस्ट वो नहीं दे पाएंगे, या वो उनके वो जो उम्मीदवार हैं खवातीन जो हैं वो नहीं बन सकेंगी, या क्या आगे सूरत हाल बनती है उसकी। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये मामला गुमगू का शिकार है, इला आ गए और मामला अभी बीच में लटका हुआ है। कभी पेशावर हाईकोर्ट उनके हक में फैसला दे देती है और कभी उनके खिलाफ फैसला दे देती है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाके ये हाल होना, जिस तरह मैंने कहा था ना कि नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन में हिस्सा लेने का हतमी फैसला जो है या उनकी तायत ना लिखा फैसला, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला जाके ये डिक्लेरेशन नहीं आएगा उस वक्त तक ये बाम चलता रहेगा। इसी तरीके से बल्ले का इंतखाबी निशान वाला मामला सुप्रीम कोर्ट से जब तक ये फाइनल फैसला नहीं आ जाता उस वक्त मेरे ख्याल में समाअत मुलतवी भी इसीलिए हुई है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देख लिया जाए, क्योंकि कल उसकी भी समाअत है। जहाँ तक मामला है कि 15 जनवरी से पहले और इस तरह की बहुत सारी पहले भी खबरें उड़ाई गई, फैलाई गई या दावे किए गए, लेकिन हकीकत से उनका फिर साबित ना हो सके। अब मामला ये है कि जितने ज़्यादा उनके ऊपर केसेस हैं, क्या आप समझते हैं कि यानी आज 9 है और 6 दिन के अंदर अंदर वो सारे जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाए और वो सारी जो सजाएं वगैरह उनको दी गई हैं वो कालदम हो जाए और तमाम केसेस में उनकी जमानतें हो जाए और वो रिलीज भी हो जाए। ठीक है, अभी तक तो हालात इसके मुतहम्मिल नहीं है। खल साहब, आपने यकीनी तौर पे आपने पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए दुआएं की होंगी। कैसा सफ़र रहा, थोड़ा सा ये भी नाज़रीन हमारे जानना चाहते हैं, और क्या दुआएं की आपने? आपको पता ही है कि अचानक ये जब तक इंसान जितनी मर्जी आप ख्वाहिश कर लें, बुलावा नहीं आता जब तक आपको अल्लाह ताला के अमर से ही ये चीज़ होती है, ये किसी खुश नसीब के हिस्से में आता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बड़े बड़े एम्पायर के मालिक हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, कारपोरेट सेक्टर से बड़ा बड़ा उनके अपने इदारों से कई 100 जो है कई हज़ारों लोग कुरानदाजी के ज़रिए मुफ्त उनको हज और उम्रे की सहूलतें दी जाती हैं, लेकिन उनको ये नसीब नहीं होता। तो बहरहाल वहाँ पे जो एक नज़ारे थे या जिस तरीके से वो वहाँ पे इंसान सब कुछ भूल जाता है जब आप मक्का में जाते हैं, आप हरम पाक में काबा शरीफ में जब जाते हैं और अल्लाह के हज़ूर आप पेश होते हैं। उसके बाद जब मदीना मुनव्वरा में जाते हैं, आप रोज़ा रसूल पे जाते हैं, जन्नतुल बकी हजर अस्वद जो है उसको बोसा देने का मौका मिला बड़े तसल्ली से। मैंने बताया रुकन यमनी है, हतीम जो खाना काबा का जिसको हिस्सा कहा जाता है वहाँ पे, फिर मुल्तज़िम है जो खाना काबा का दरवाज़ा चौखट है वहाँ पे जाने का इत्फाक हुआ। और इस तरीके से जो तवाफ़ का पूरा एक प्रोसेस है, फिर जो आप सफ़ा मरवा पे जाते हैं, फिर आप जब दूसरा आप तो आप अपने करना है यानी उम्रा, तो फिर मस्जिद आयशा से या इस तरह दीगर और भी मसाजिद हैं वहाँ से जाके आप करते हैं। फिर इस तरह से जब रियाजुल जन्ना जो है वहाँ पे एक अब ऐप बना दी गई है, तो वो भी खुशकिस्मत लोग जो है उनकी ऐप जो है उसमें, तो मेरा भी 3 जनवरी का मगरिब की नमाज के बाद का टाइम था, तो मैंने वहाँ पे नवाफल अदा किए और अल्लाह का हजूर शुक्र अदा किया कि उसने अपना घर और अपने प्यारे हबीब का रोज़ा देखने की जो है मुझे भी तौफीक दी और वहाँ पे बुलाया। तो बेशक मुल्क के लिए, फ़लस्तीन के लिए, अपने इस ऑफिस के लिए, अपने इदारे के लिए और जिन जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा उन सब के लिए मैंने अपने ऑफिस के जितने भी लोग हैं सब के लिए और इदारे के लिए सबके लिए दुआएं की, मुल्क के लिए, फ़लस्तीन के जो लोग उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके हवाले से। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ सब पर नज़र फरमाई। ऐसी इस गुफ्तगू का कल सब आगाज़ हो जाए तो फिर ये ख़त्म नहीं हो सकती। बड़े मुबारक सफ़र हैं, मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आपका मुबारक सफ़र करे। नाज़रीन, प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद खल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।